अगेन वेलकम बैक इन ग्लोबल साइंस एकेडमी। बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। आज क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के सबसे वीवीआई प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं, जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने की संभावनाएं सबसे अधिक है। इसमें से 20% प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। तो पूरी तरह से 70 ऑब्जेक्टिव और बाकी के सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ। और पूरी विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि यदि आप स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो 20 से 25 प्रश्नों का सही आंसर आप जरूर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव के भी बहुत सारे प्रश्नों का आप उत्तर आराम से कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस बेहतरीन सेशन को, एक ज़बरदस्त पावरफुल एजुकेशनल सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं पूरी तरह से 100% सही आंसर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जामिनेशन सेट आपका है, बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया मॉडल सेट है, जिसमें तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको जानना है। और ये प्रश्न कल के दिन, जो पिछले दिन मैं फिजिक्स का प्रश्न बनाया था, उसमें लगभग 23 प्रश्न आपके लड़े हुए थे केवल मेरे इस वीडियो से। इसमें भी मैं विश्वास करूंगा कि 20 या 20 से अधिक प्रश्न जरूर आपके ऑब्जेक्टिव में लड़े। तो निश्चित रूप से आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी धैर्यता के साथ, पूरी विश्वास के साथ, पूरी सौंदर्य के, पूरी ताकत के साथ आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक इसमें बने रहना होगा। तो थोड़ा सा निर्देश जो कि आप पहले से जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार और निर्देश को मैं रिपीट कर देना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल मॉडल सेट केमिस्ट्री आपका यहाँ पर है, ऐच्छिक है रसायन शास्त्र का। थोड़ा आप स्ट्रक्चर पर बात कर लेंगे। इस यहाँ का क्या आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका वही सेम है जो हमेशा रहता है कि समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का है। पूर्णांक आपका 70 है, जिसमें आपके 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, इसमें से आपको 35 करने हैं। 20 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें से केवल 10 करने हैं, और बाकी के 6। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अंत पूरे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद से सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे। ये आपका निर्देश है जो कि हर एक दिन के वीडियो में आप देखते आ रहे हैं, इसलिए हम इसका चर्चा नहीं करेंगे। आप जानते भी हैं यहाँ पर देखिए खंड आपका खुल चुका है। सेक्शन ए जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, 1 से 70 तक है। इसमें से आपको किसी 35 प्रश्नों का उत्तर देना है और सही उत्तर का चुनाव करके OMR शीट पर आपको चिन्हित करना है। 35 प्रश्नों का ही केवल उत्तर देना है, यही हिंदी और इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें मतलब एक निश्चित ज्यामितीय तथा क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। सही आंसर हो जाएगा नंबर ए Fe4O10। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, मतलब BCC में, बॉडी सेंटर्ड सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बॉडी सेंटर्ड सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, सही आंसर होगा 2। परमाणुओं की संख्या इसमें होती है 2। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप देखेंगे 3, घनाकार क्रिस्टलीय प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन आप मिलाएंगे घनाकार, आप जानते भी होंगे घनाकार प्रवेश जालकों की संख्या होती है 14। आप यहाँ ऑप्शन मिलाएंगे तो नंबर डी में आपका सही दिया है 14, तो नंबर डी को आप फिलअप करेंगे। फटाफट सबसे कम समय में मैं पूरी क्वेश्चन और आंसर को कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसके चलते वीडियो को थोड़ा हम लोग तेज रखेंगे। लेकिन यकीन करते हैं कि यदि स्टार्टिंग से लास्ट तक आप बात को सुनते हैं तो आएगा एग्जामिनेशन में, तो आप इसका सही करेक्ट आंसर आप जरूर मार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो फ्रेंकल दोष, साटकीय दोष, अंतरकाशी और एफ केंद्र। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और साटकीय दोष में ही क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। आप डिफिनीशन में भी आपको बताया गया होगा और अंतर में भी बताया गया होगा। तो सही आंसर होगा नंबर बी, मतलब साटकीय दोष। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 5, मूलरता को व्यक्त किया जाता है, मतलब मूलरता का मात्रक क्या होता है। तो मूलरता बराबर होता है मोल प्रति लीटर, क्योंकि लीटर में आप परमाणुओं की संख्या को मूलरता कहते हैं। तो नंबर ए आपका हो जाएगा मोल प्रति लीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप देखेंगे यहाँ 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है, कह रहा है कि यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल को क्या कहा जाएगा। तो घोल को कहा जाएगा नंबर बी 0.1 मोलल। क्वेश्चन नंबर आपका 7, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी तनु घोल का अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। किसी तनु घोल का अणुसंख्य गुणधर्म किस। तो ये अणुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा ही है कि विलयन का ऐसा गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी आकृति या प्रकृति पर। तो उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है, जैसे वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन इत्यादि। तो विलय के कणों की संख्या पर, मतलब नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी विलयन में परासरणी दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन के परासरणी दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, तो होता है आपका पाई बराबर CRT। तो इसमें मिला लेंगे, सी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका पाई अपॉन सी बराबर केवल RT। मिलाइएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद से 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप थोड़ा फोकस करेंगे। विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये परिभाषा पर ही डिपेंड है कि उसको 2 फैराडे बोलते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, नंबर सी मतलब 2 फैराडे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैंने इसमें से कौन सा है जो फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को साबित करता है, तो M बराबर ZCT। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 11 ये बोल रहा है कि किसी भी विलयन की सांद्रता घटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। मतलब किसी भी विलयन का यदि आप सांद्रता घटाते हैं तो उसका क्या बदल जाएगा। तो देखिए, सांद्रता बढ़ाने घटाने पर मोलर चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है। मोलर चालकता बहुत घट जाती है, ये भी नहीं है। ये केवल होता है मोलर चालकता बढ़ जाती है। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप करेंगे 12। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल का मतलब क्या है कि वैसा सेल जिसको एक बार डिस्चार्ज होता है आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक सेल का मतलब क्या है, जो बार बार उसको चार्ज किया जा सकता है। तो लोकल सेल जो बैटरी सेल है, एक बार डिस्चार्ज होगा तो उसको फेंकना पड़ता है। गैल्वेनिक सेल को भी फेंकना पड़ता है, मतलब ये दोनों प्राथमिक सेल है। मरकरी सेल को भी फेंकना पड़ेगा क्योंकि प्राथमिक सेल है। तो इसमें लेड संचायक बैटरी है, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, इसको बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो लेड संचायक सेल मतलब नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 पर आप अमल करेंगे। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा कारक है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो ताप, दाब, सांद्रता तीनों परिवर्तित करेगा, मतलब तीनों के मान के बदलने से अभिक्रिया में होने अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाएगा। तो इनमें सभी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका इसका 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर आप ध्यान लगाएंगे। यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20 मिनट में 32 मिनट में 75% पूरी हो रही है, 75%, तो इसके बाद से 50 मिनट पूरा होने में इसको कितना समय लगेगा। तब मिला सकते हैं कि अब जैसे जैसे सांद्रता घटती जाती है अभिक्रिया का वेग बढ़ते जाता है। तो मतलब 50 का मतलब आपका हो जाएगा इसका आधा, क्योंकि 75% में जितना पूरा होगा 50% में जो बाकी है ना, इसके आधे समय में पूरा हो जाएगा। मतलब 32 मिनट है तो 16 मिनट आना चाहिए। ऑप्शन मिलाएंगे नंबर सी में 16 मिनट है, इसलिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 16। यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित को व्यक्त करता है इतना, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि मतलब सांद्रता पदों का योग। तो यहाँ ए का पावर पहले जोड़ेंगे तो 2 प्लस बी का घात देखेंगे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 2 और 1 3। ऑप्शन मिला लेंगे किसमें 3 दिया है, नंबर बी आपका 3 है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से इसका 17। भौतिक अधिशोषण के लिए ऊष्मा उत्पन्न होती है कितना। भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। नंबर ए में आपका ऑप्शन दिया है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, इसलिए सही आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 18। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। मतलब पृष्ठ सक्रिय पदार्थ का डिफिनीशन ये है कि एक ऐसा पदार्थ जो किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है तो उसको पृष्ठ सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। इसलिए 18 का सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, पृष्ठ सक्रिय कारक। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 19। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। इसमें से कौन है जो कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। चारों ऑप्शंस को एक साथ देखिए। तो आपका दूध है जो कि कोलाइडी विलयन है, या आपका जो भी क्या बोलते हैं गोंद है कोलाइडी विलयन है। सोडियम क्लोराइड वास्तविक विलयन, ग्लूकोज भी डालिएगा तो वास्तविक विलयन का निर्माण होता है। स्टार्च है जो कि पूरी तरह से स्वच्छ ना होता है, इसलिए स्टार्च को जल में डालिएगा तो कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा। तो क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। हमारे भाई सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, स्टार्च।
इसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका 20, निम्नलिखित में कौन सा पायसी कारक पदार्थ है? पायसी कारक का मतलब क्या है? जो कि द्रव का पिष्ट तनाव कम कर दे, झाग का निर्माण कर दे। तो इसमें नंबर ए साबुन, क्योंकि ये पिष्ट तनाव को कम करता है, पायसी कारक पदार्थ है, पायस का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन तो यू का होता है, सॉरी जेड का अयस्क है। जेड मतलब जिंक मतलब जस्ता, टी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मॉन्ड प्रक्रम द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मैंने मॉन्ड विधि से धातु के शुद्धिकरण के लिए मैंने किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो निकेल का शुद्धिकरण मॉन्ड विधि से करते हैं। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, थर्मोइट विधि से निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? मतलब थर्मोइट विधि में कौन सा पदार्थ है जो अवकारक के रूप में बाहर निकलता है? तो थर्मोइक विधि में केवल सोडियम धातु बाहर निकलता है। तो नंबर ए सी आपका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23 के बाद से क्वेश्चन नंबर 24 मतलब 24, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरम्यान निम्नलिखित में से कौन धातुमल का रूप प्राप्त होता है? तो आपका सिलिकेट प्राप्त होता है। जब लोहा का निष्कर्षण कीजिएगा तो अशुद्धि के रूप में, स्लैग के रूप में सिलिकेट बाहर निकलता है। और उसी किसी का सिलिकेट, तो जो धातु होगा तो फेरस है ना, फेरस सिलिकेट मतलब FeSiO3। नंबर आपका 20 सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है हीलियम। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? इनमें से कौन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है? तो HCl हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजन और ओजोन है क्या? तो ऑक्सीजन और अब ओजोन, ये तो ऑक्सीजन के अपरूप है, मतलब नंबर सी सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और ओजोन दोनों अपरूप है ऑक्सीजन का। नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? निम्न तो आपको पता है कि H3PO4 आप त्रिभाषमिक अम्ल है। ऑप्शन यहाँ मिलाएंगे तो ऑप्शन आपका ये देखिए, आपको बताया भी क्या था कि यहाँ पर P होता है और 3 यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है और ऊपर वो आपका रहता है, मतलब डाइप्रोटिक अम्ल इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डाइप्रोटिक अम्ल बोलते हैं और हिंदी में इसको द्विभाषमिक अम्ल बोलते हैं। तो नंबर ए आपका सही आंसर है H3PO3। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद से आप देखेंगे 29, संक्रमण तत्वों के स्थान आवर्त सारणी में कहाँ है? मतलब आवर्त सारणी में कहाँ पर संक्रमण तत्वों को रखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो डी ब्लॉक मतलब सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है? मतलब जो डी ब्लॉक का तत्व है, मतलब जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में हो तो उसी को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो इसमें कापर और फेरस दोनों डी ब्लॉक में मिलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 31, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कक्षा का तोड़ना है ना, पूरा तोड़ लीजिए कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 मिला लीजिएगा आप यहाँ पर 2 2 4, ये हो जाएगा आपका 10 10 तो 12 12 6 18। उसके बाद से आ जाएगा 4 आपका S2 4s2 20 हो गया ना, और 4 और बचा है 4p आपका 4। क्वेश्चन नंबर ये आपका 31 है। इसमें 4 और डी आएगा ना, पहले एस आएगा तो 4D में आपका हो जाएगा 5, डी में 5 और एस में केवल बच जाएगा 1। मिलाइएगा, सही आंसर हो जाएगा नंबर आपका बी। यहाँ पर आपका AR 3D5 और 4S1 सही आंसर रहेगा नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, 4F कक्षक में इलेक्ट्रॉन बंद करता है किस पर? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्धता का रूप भरता है? तो लैंथेनाइड में, क्योंकि आवर्त सारणी के निचले भाग में तत्वों की 2 श्रेणियां बनाई गई जिनको लैंथेनाइड और एक्टिवनाइड कहा जाता है। और प्रत्येक में 14 तत्वों को रखा गया है। इसमें लैंथेनाइड में है जो कि वो 4 जो F है वो आराम से बढ़ता है, मतलब क्रमिक रूप से बढ़ता है, क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है। नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 33, FeCN6 का होल 3 माइनस में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि बराबर में 0 किया जाता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बराबर में क्या करते हैं बाबू? 0 करते हैं। तो आप यहाँ बनाइएगा तो Fe और घात इसका सीधे देख लीजिएगा, ऊपर घात कितना है तो यहाँ पर 3 है, तो घात 3 है
आप इसको ऐसे बना लीजिए, तो यहाँ बगल में 6 है और प्लस में आपका माइनस में 3 है, तो 6 माइनस 3 का मतलब केवल बच जाएगा 3। तो इसकी हो जाएगी Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3 प्लस में, तो मिला लीजिएगा, नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आप ध्यान से देखेंगे। CuNH3 का होल 4 टू द पावर 4 में प्रसंकरण क्या होता है? इसका प्रसंकरण क्या होता है? तो इसमें ना Cu का प्रसंकरण इसको पूछना चाहिए, थोड़ा सा मिस किया है। तो इसका होता है आपका DsP2, तो नंबर आपका सी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन 12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है? विटामिन 12 में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित रहता है? तो कोबाल्ट होता है, नंबर ए आपका सही आंसर रह जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 36 पर को आप रिकॉग्नाइज करेंगे। निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं होती है? मतलब इसमें से कौन ऐसा यौगिक है जिसका आकृति क्या होता है कि चतुष्फलकीय नहीं होता है? तो निकेल टेट्रासाइनाइड का होता है, मतलब नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद से 35 मिला लीजिएगा। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है क्या? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से एथिल आपका ब्रोमाइड है, मतलब C2H5Br है। इसका अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम धातु से करा रहे हैं। तो शुष्क जो ईथर प्राप्त होता है वो किस रूप में होता है? एथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है या एथिलीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का नंबर भी, मतलब ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं? निश्चेतक का रूप मतलब कौन चीज़? मतलब बेहोशी वगैरह करने के लिए निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो इसमें क्लोरोफॉर्म का यूज पहले किया जाता था, हालांकि इसका उपयोग अब नहीं होता है क्योंकि ये निद्राकारी दवा है। कुछ लोग इससे वापस भी नहीं लौटते थे, इसलिए इसको रोक लगा दिया गया। लेकिन क्लोरोफॉर्म इसमें सही आंसर है, नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अब आपका 39, निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का एक अणुसूत्र है? क्लोरल का अणुसूत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरल का अणुसूत्र है? क्लोरल का क्या होता है? CCl3 या CHO मिला लेंगे, तो नंबर ए आपका सही आंसर है। CCl3 CHO, नंबर ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 40, जब CH3OH और CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो इसको अभिक्रिया कराइएगा तो आप यहाँ पर मिला लीजिएगा कि आपका बनेगा लास्ट में आपका बनेगा, यहाँ से लीजिएगा तो C और C2H5 लगा देंगे, मतलब CH4 अब बाहर लगा देंगे, CH4 बनेगा। CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन। मीथेन है क्या ऑप्शन में? है, नंबर सी, तो मीथेन सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एल्केनॉल का समजातीय समूह क्या है? तो एल्केनॉल है ना, तो पहले तो CnH2n+1 रहेगा, एनकेनॉल है और यहाँ OH होना चाहिए बट नहीं दिया है, लेकिन CnH2n+1 होना चाहिए। तो 41 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर भी आप थोड़ा मिला लीजिएगा, कहीं कहीं आपको ये मिल सकता है, लेकिन एल्केनॉल है तो हम लोग बी सही आंसर करेंगे, ये बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 को आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एथेनॉल में समावयवी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? माने एथेनॉल में से इसमें से कौन सा समावयवी होता है? मतलब उसी का रूप है, केवल संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण उसका भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाता है, तो नंबर बी डाईमेथिल ईथर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से ग्लूकास अभिकर्मक कौन है? इसमें से किसको आप ग्लूकास अभिकर्मक कह सकते हैं? नंबर अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा 44, एक्टिफाइड स्पीड में रहता है क्या? एक्टिफाइड स्प्लिट में क्या रहता है? तो यहाँ ऑप्शन है कि 75% अल्कोहल की मतलब मात्रा पूछ रहा है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 95.5% केवल अल्कोहल रहता है। ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, इसमें कहाँ दिया है? तो बी दिया है, नंबर बी आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद से 45, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nO, क्योंकि जब बीच में C रहेगा तो कीटोन है और CHO रहेगा लास्ट में तो एल्डिहाइड है, लेकिन CnH2nO होता है दोनों का सामान्य सूत्र। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका स्टार्ट हो गया 46, आइसोप्रोपिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 46 का नंबर ए, मतलब एसीटोन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 47 आप मिला लेंगे। कैल्शियम एसीटेट, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट को गर्म कीजिएगा तो निर्माण होता है एथेनॉल का, तो मिला लेंगे ऑप्शन, तो एथेनॉल मतलब डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन मतलब नंबर 47 के बाद से 48, C6H5MgBr
का निम्न में से कौन सा क्रियाशील समूह है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा। आंसर से पहले उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो इसको तोड़िएगा तो क्या बनेगा आपका नंबर सी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये रहेगा, उसके बाद से तीसरा नंबर रहेगा, उसके बाद पहला नंबर वाला रहेगा। क्रम आपका नंबर सी दिया है, नंबर सी आपका सही आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अब इसके बाद से 49, निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होता है? देखिए, जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होता है इसका मतलब कि वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। सॉरी, इसका मतलब कि कार्बनिक क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह मतलब ये सिंगल बॉन्ड CO ये समूह उपस्थित नहीं रहता है। तो इथेनोइक अम्ल में ये नहीं उपस्थित होता है। नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नंबर ए, मतलब एस्टर का। क्वेश्चन नंबर, अब केवल 20 प्रश्न और बचे हुए ऑब्जेक्टिव में, आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। 20 प्रश्नों को जान लेने के बाद कल की एग्जामिनेशन में आप पूरा धूम धड़ाका मचा के आएंगे और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे करके आएंगे। निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फार्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है? तो टालेस अभिकर्मक होगा, फेलिंग विलेन होगा। तो इसमें आप इसमें केवल दो में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों पर थोड़ा स्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जो फेलिंग विलियन है उसके द्वारा फार्मिक अम्ल का रंग नहीं बदला जाता है, और लेकिन जो टालेंस अभिकर्मक है वो फार्मिक अम्ल का रंग बदलता है, केवल फॉर्मल्डिहाइड का रंग नहीं बदल पाता है। तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, अब गिने चुने प्रश्न ही बच पाए हैं। जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब किसका निर्माण होता है? जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब किसका निर्माण होता है? तो गर्म करके आप चेक कीजिए क्या कर रहा है। फार्मिक अम्ल को मतलब HCOOH को गर्म करेंगे C2H5SO4 के साथ, तो आपका CO बाहर निकलेगा। मिलाएंगे आप, ऑप्शन CO दिया है कि नहीं दिया है? तो डी में दिया है, डी आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 53, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो प्राइमरी अमीन में केवल एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा केवल एक हाइड्रोजन पर प्रतिस्थापित होगा, बाकी के सभी हाइड्रोजन अभी होंगे। तो देख लेंगे कि इसमें अल्कोहल का उस एमीन का क्या होता है, NH3 होता है ना, तो एक कम होगा मतलब NH2, मतलब बी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? एथिल एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तब किसका निर्माण होता है? सही आंसर जाएगा नंबर ए, C2H5OH का, मतलब अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर आप इसके बाद से 55, एसीटामाइड की अभिक्रिया जब ब्रोमीन मतलब Br2 और NaOH के साथ कराते हैं तब किसका निर्माण होता है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा इसमें नंबर बी, मतलब मेथिलेमीन का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 56, क्वेश्चन नंबर 56 पर हम लोग स्क्रॉल करके पहुंचेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 56 ही हम लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 अब देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में एल्काइलेशन संभव है? माने इसमें कौन है जिसमें एल्काइलेशन किया जा सकता है? तो देखिए, एल्काइलेशन की जो प्रक्रिया है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में की जा सकती है। दोनों में कोई भी कार्बनिक यौगिक करेगा तो हो जाएगा। इसमें दिया है केवल प्राइमरी, इसमें केवल सेकेंडरी, इसमें केवल टर्शियरी। सही आंसर है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 56 के बाद से आपका 57, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? फ्रक्टोज, जो कि लगभग 1000 गुना अधिक मीठा शर्करा होता है, तो फ्रक्टोज सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58, निम्नलिखित में से कौन एस्टीरायड से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन है जो एस्टेरॉयड से संबंधित है, मतलब एस्टेरॉयड के तौर पर भी इसको दिया जाता है बॉडी वगैरह के संरचना में परिवर्तन लाने के लिए? तो विटामिन डी, मतलब ये आपका डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एक इसके बाद से 59, क्वेश्चन नंबर 58 के बाद से 59, निम्नलिखित में से कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इसको बाहर से लेना पड़ता है। तो नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 60, आरएनए तथा डीएनए में समान भस्म है। एनडीए और आपका यह है आपका डीएनए और आरएनए में, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म होता है। तो इसमें होगा नंबर बी, क्योंकि गुएनिन, एडेनिन और साइटोसिन ये बराबर संख्या में होते हैं। नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल 10 प्रश्न और आपका बचे हुए हैं। पीवीसी के फलक एकक निम्नलिखित में से कौन है?
तो पीवीसी का एकलक आप बोल सकते हैं शॉर्टकट में कि इसमें से पीवीसी का एकलक कौन है, नंबर सी सही जवाब इसमें दिया है। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से इसका 62 कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर गर्म करने की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। रबर को जब सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो गंधीकरण बोलते हैं इसको। सल्फर का मतलब गंधक, तो गंधीकरण बोलते हैं। नंबर सी आपका सही आंसर है। और केवल आपके 8 प्रश्न, यहाँ पर आपका 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। योगशील का मतलब जो दो को जोड़ करके निर्मित हुआ है। तो उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन जो है वो योगशील बहुलक है। नंबर सी सही जवाब रहेगा। नंबर आपका डी, ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, ब्यूटानाइन और एस्टाइरिन। तो 64 का नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 अब क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। कृत्रिम का मतलब क्या, बनावटी, जिसको बनाया गया है। तो इसमें जितना देख रहा है सैकरीन, एस्पार्टेम या आपका सोडियम साइक्लोमेट, ये सब है, इसलिए डी इसका सही आंसर जाएगा। सारा कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है या कृत्रिम मीठा है, इसलिए डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो बेलियम का उपयोग हमेशा उपशामक के रूप में होता है। तो नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में किसका कौन क्या है, मतलब रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है। रासायनिक रूप में एस्पिरिन को आप क्या कहेंगे। तो एस्पिरिन एक 0 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। तो ऑप्शन मिलाएंगे, नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा 67 का। और केवल 3 क्वेश्चन। 68, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, मतलब जो कीटाणुओं के नाशक के रूप में किया जाता है, मतलब कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं कि फिनॉल भी हो सकता है, बेंजल डिहाइड हो सकता है, बेंजल एमीन हो सकता है और मैलिक एनहाइड्राइड हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है इसमें नंबर सी, मतलब बेंजल एमीन। क्वेश्चन नंबर 69 और 70, केवल 2 प्रश्न आपके बचे हुए हैं। 69 थोड़ा ध्यान से आप देख लेंगे, उसके बाद लास्ट हम लोग 70 प्रश्न देख लेंगे, क्योंकि 69 जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसी में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो कीटोन में, नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 और ऑब्जेक्टिव का लास्ट, क्वेश्चन नंबर 70 और ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट प्रश्न यही रहेगा। तो लास्ट प्रश्न में आप थोड़ा कम कॉन्फिडेंस अपना जमाएंगे, क्योंकि बोलते भी हैं कि अंत भला तो सब भला। निम्नलिखित में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल का मतलब क्या, OH परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो गिन लेंगे कि इसमें OH 3 है। तो निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी अल्कोहल है, तो यहाँ मिला लीजिएगा। तो नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। ये टर्शियरी अल्कोहल है। इसमें आप मिलाएंगे इसमें मेथिल, तो मेथिल की संख्या मतलब CH3 की संख्या 3 है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल है। तो इस प्रकार से हमारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव के पूरे 70 प्रश्नों का उत्तर आपने सही ढंग से जाना। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव के प्रश्नों को और उनका उत्तर आप लोग जानेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ मिलाना स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव का। यहाँ खुल गया आपका क्या, तो खंड आपका सेक्शन बी, मतलब खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न 20 हैं। केवल 10 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। पहला नंबर है कि जेडेनो ठंडा में उजला होता है और गर्म करने में पीला होता है, क्यों। इसको बनाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कम समय वीडियो को देना था और अधिक समय लगने जा रहा है, इसलिए इतना देर में इसको वीडियो को देना था। अलग से सब्जेक्टिव वीडियोज बनाए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक को वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। इन गोलों में सीमित पैकिंग में कितने अष्टफलक और कितने चतुष्फलक रिक्तियाँ बनती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, विलेयता संबंधी हेनरी का नियम लिखिए। प्रसरण तथा प्रसरण दाब को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, अभिक्रिया की अणुकता, एक मिनट, अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, तो आप बता लेंगे इसको। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। नंबर 8वां, जेडन धातु के प्रमुख 2 अयस्कों का नाम और उनका रासायनिक सूत्र लिखिए। पायरोफास्फोरिक अम्ल के सूत्र और संरचना लिखिए। नंबर 10वां, ओजोन के उपयोग लिखिए। नंबर 11वां, HF, HCl, HBr, HI को अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में लिखना है। नंबर आपका 12वां, भोजन के परिरक्षण क्या है, उदाहरण दें। नंबर आपका 13वां, निम्नलिखित में से एक का उपयोग बताएं, बता लीजिएगा, टिंचर, आयोडीन वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर आपका 14, एमिनो अम्ल में धर्मी होता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित यौगिकों में संरचना सूत्र लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका हेल वोल्हार्ड
आपका जिनकेनिस मतलब HVZ अभिक्रिया को लिखना है। नंबर आपका 17। दो अभिकर्मकों के नाम बताएं जिनमें ये और ये दोनों समूह, मतलब क्या है, दोनों कार्बोनिल समूह ही है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसमें सीधे केवल सिंगल बॉन्ड है। तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 18वां, एसिटल्डिहाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होने वाले दो यौगिकों का नाम और सूत्र लिखें। नंबर आपका 19वां, शक्ति अल्कोहल क्या है? एक ऐसा अल्कोहल जिसका उपयोग शक्ति लेने के लिए किया जाता है, उसको शक्ति अल्कोहल कहा जाता है। मार्कोनिवोकाव का नियम लिखना है, लिखा जाएगा आराम से। चलिए, तो लघुत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। क्या होता है जब क्लोरीन को NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब Cl2 प्लस में NaOH, तो बनता है NaCl प्लस में H2O, मतलब लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसके बाद ये आपका प्रश्न है नंबर आपका 22, देख लीजिएगा। जिंक ब्लेंड अयस्क का जस्ता से निष्कर्षण धातु का वर्णन करें। और दूसरा है कि जिंक H2SO4 से अभिक्रिया कैसा करेगा। नंबर आपका 23वां, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए और उनका नाम लिखिए। नंबर आपका 24वां, मिथाइल एमीन मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल के बीच अंतर स्पष्ट करें। नंबर आपका अगला, मेथिल साइनेट से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर और 2 आपको बचा, हिमांक के अवनमन क्या है, इसकी सहायता से विलेयता का आणविक द्रव्यमान निर्धारित कीजिए और व्यंजक प्राप्त कीजिए। नंबर आपका 28 और लास्ट, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की सांद्रता के पर, मतलब विलयन की सांद्रता का प्रभाव का वर्णन करें। तो चलिए बाबू, इस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से, इस बेहतरीन वीडियो के माध्यम से, कम समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी होती है समय की, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपको कितने प्रश्न बताए जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें सारे प्रश्नों को सॉल्व भी नहीं किया गया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिससे कि आपको देखने में समस्या होती है और कुछ अपना जो तैयारी आपको करना है वो अपनी तैयारी आप नहीं कर पाते। तो इसलिए जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने काफ़ी जल्दी में किया है। एक का दो का आंसर गलती हो भी सकते हैं, हालांकि प्रयास किया गया है कि इसमें 70 से 70 में 70 सारे प्रश्नों का आंसर सही हो, बट इसकी कोई 100% गारंटी ना होती है। इसलिए ज़्यादा यदि आंसर गलत में मिलते हैं तो 1 या 2 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर हम लोग कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले और धमाकेदार वीडियो में। जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से मिलाऊंगा कि इसमें से कितना आपने सही किया है या कितना हमारे सेट से लड़ा है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।